Yes, hello everyone. Hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video clear? एक बार सभी लोग confirm कर देंगे. Audio video is clear to everyone. Everyone, please confirm in the chat box. Yes, hello everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening everyone. Good evening everyone. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? How are you all? So I hope you all are good and preparing well for your exam. आप सभी लोग बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कवर एनी सब्जेक्ट. जब कभी भी हम प्रिपरेशन के दौरान गेट और ईएससी की प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि वी हैव टू डील विद द मल्टीपल सब्जेक्ट्स. अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें, नियरली 13-14 सब्जेक्ट्स आर देयर फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो उन सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ कंप्लीट करते, वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करते हैं और लास्ट में एक साथ उनको हमें एग्जाम तक कैरी करना होता है. तो वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू. कई बार हम जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द रिवीजन. और क्योंकि अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं तो उस केस में हमारे लिए बहुत आसान है, ईजिली हम उनको मैनेज कर सकते हैं. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस हो रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल सब्जेक्ट होने की वजह से कभी हम अगर एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो जो प्रीवियस सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका रिवीजन नहीं कर पाते. एक सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो 3 और 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं उससे उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं. तो व्हाट शुड बी द अप्रोच कि हम इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कंप्लीट भी करें और साथ साथ पीरियडिकली रिवीजन भी कर पाएं. कोई एक ऐसा अप्रोच पता चल जाए, कोई एक ऐसा मेथड पता चल जाए जिसको फॉलो करके हम इन चीज़ों को ईजिली मैनेज कर पाएँ. आई थिंक दिस इज द कंसर्न. ये एक सभी स्टूडेंट का कंसर्न है, यस और नो? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आप सभी भी ऐसे ही फेस कर रहे हैं. बोलिए बेटा. तो ये एक कॉमन कंसर्न रहता है. और जैसा मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में एक बच्चा पूछ रहा है कि सर फाइनल ईयर में है और टेस्ट सीरीज को लेके बहुत डर है. तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी बेटा मैं आपसे बात करने वाला हूँ. और ये सेशन हम लोग करेंगे 25 ऑफ नवंबर को. तो आई विल हैव वन मोर सेशन जहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा. और ये सेशन आपका होने वाला है 25 ऑफ नवंबर को. आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का क्या अप्रोच होना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस. कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ मेरे तरीके, कुछ मेरी ट्रिक्स आप बोल सकते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. आप सब्जेक्ट को ईजिली अच्छे से कवर भी कर पाएंगे और साथ साथ आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करके कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे बिफोर द एग्जाम. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन और बातचीत को स्टार्ट करते हैं बेटा. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, let me introduce myself for those who are new to this session. So I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE multiple time with good rank. This is my best GATE rank, as you can see, that is AIR 30. सब्जेक्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग. तो अभी हम लोग मॉर्निंग में हाईवे इंजीनियरिंग का क्लास भी कर रहे हैं. और तो ट्रांसपोर्टेशन और सर्वेइंग की हम लोग बात करेंगे फ्रॉम योर गेट, PSC एंड योर स्टेट AE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, मेरे जो सजेशन है, मेरी जो स्ट्रेटजी है कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन टू स्टेप टू लर्न हाउ टू कंप्लीट द सब्जेक्ट थॉरली. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया सर्वेइंग फ्रॉम, आपको सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा,
कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्स है, हर एग्जाम में यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है एंड यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम एक ही मेथड को हर सिचुएशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। हम एक ही प्रोसेस को हर सिचुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि आउटपुट हमें मिले। बट प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको अपने प्रोसेस को, आपको अपने मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी, जस्ट टू मेक इट इजी, इसको और आसानी से समझने के लिए अगर बात करें बेटा, तो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट एक्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर कवरिंग दैट सब्जेक्ट फ्रॉम योर सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉलेज में अगर सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, योर अप्रोच इज गोइंग टू बी डिफरेंट। उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, सीखने का, समझने का जो तरीका होगा, अगर आप केवल और केवल सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, योर अप्रोच विल बी टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे इसी सब्जेक्ट को, पीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, या जो भी आपके स्टेट्स के एई और जेई के एग्जाम हैं, तो अप्रोच इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। अब बहुत सिंपल सी बात है, हम सेमेस्टर की अप्रोच को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच को सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। यस और नो? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नो डाउट सब्जेक्ट एक ही है, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वही सब कंसेप्ट हैं, बट एप्लीकेशन तो अलग अलग होगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस भी एग्जाम के लिए, जिस भी ऑब्जेक्टिव से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है उस सब्जेक्ट का सिलेबस। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, अगर मैं गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट इन दैट एग्जाम। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। हर साल आप देखते थे, हर ईयर आप ऑब्जर्व करते थे कि आपके सेमेस्टर में उस टॉपिक से 5 नंबर का, 10 नंबर का सवाल आता ही आता था। यस और नो? बट अगर सेम टॉपिक की बात करें तो इट मे बी पॉसिबल कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक आपका रिलीवेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, या वाइस वर्सा, कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट है, बट अगर आप उसी टॉपिक को देखते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो वहां पर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। यस और नो? तो इस बात को आपको समझना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पैटर्न को हमें क्रैक करना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सबसे पहले सिलेबस में। तो वही मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, चेक द इंटायर सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट एंड टेक द प्रॉपर। अब उसके बाद हम जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, देन स्टार्ट योर स्टडी। ऐसे नहीं कि बस कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं है क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, कोई आइडिया नहीं है, बस कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं आएगा आउटपुट। एज पर योर सिलेबस एंड मार्क द टॉपिक विच यू हैव लेफ्ट और स्टडिंग लेटर। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको मॉनिटरिंग करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 क्लासेस फॉलो करी, तो उन 5 क्लासेस में आपने उस सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, उनको प्रॉपरली मार्क करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि फॉर एग्जांपल द इंटायर सिलेबस, आपके सामने पूरा सिलेबस अवेलेबल था और आपने उसका 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, देन यू विल सी द स्लोली प्रोग्रेस। जो एफर्ट आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को समझने में, क्लासेस को अटेंड करने में, उसकी प्रोग्रेस आप देख पाएंगे कि हाँ इतने दिनों में मैंने इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब इतने टॉपिक और बचे हुए हैं। और जैसे जैसे वो कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, क्लासेस आपकी आगे बढ़ती जाएंगी, देन यू विल हैव फुल कंट्रोल, यस दिस इज द सब्जेक्ट, दिस वाज द सिलेबस दैट आई हैव कंप्लीटेड। इन शॉर्ट अगर मैं इस पॉइंट को समराइज करूं, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग शुड बी देयर। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यस
दिस वॉज द टॉपिक, और इसके बारे में मैंने इतना डिस्कशन कंप्लीट कर रखा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सभी को क्लियर है बेटा? अगला और जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसी में कंटिन्यूएशन में अगर बात करें, कलेक्ट बेस्ट रिसोर्सेस। बिकॉज देखिए कई बार ऐसा क्या होता है, हम ट्रायल करते हैं, कई बार ऐसा क्या होता है कि हम ट्रायल करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई रिसोर्स खराब है या कोई रिसोर्स अच्छा है, इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी रिसोर्स है क्या वो आपके लिए यूजफुल है। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना, लेट से फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जस्ट आई हैव सेलेक्टेड अ रैंडम प्लेलिस्ट। मैंने कोई प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर ली जो कि हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी, और उस प्लेलिस्ट को मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने 10 लेक्चर अटेंड कर लिए, 12 लेक्चर अटेंड कर लिए, 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तब मैंने जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मुझसे उस क्वेश्चन उस तरीके से नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं जो होने चाहिए थे, पर्टिकुलरली गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें। देन आफ्टर 10 और 15 आवर्स, आफ्टर 10 और 15 लेक्चर्स, आप ये रियलाइज करते हैं ये जो प्लेलिस्ट है इसका जो कंटेंट है वो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। या तो इसका लेवल जो है गेट के लेवल के नीचे का है, या तो इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि जो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे थे उसका जो लेवल था वो गेट की एग्जाम के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था। आफ्टर 10 और 15 आवर्स इन्वेस्ट करने के बाद, डेडिकेट करने के बाद, जब आप ये रियलाइज करते हैं कि दिस प्लेलिस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, आइदर इसका लेवल बहुत हाई है, आइदर इसका लेवल बहुत लो है, ये मेरे एग्जाम को लेवल को मैच नहीं हो रहा है, अब इससे प्रॉब्लम क्या है, देन यू विल स्विच फॉर द नेक्स्ट प्लेलिस्ट, देन यू विल स्विच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आपने 10 से 15 घंटे का टाइम दिया वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। यस और नो? तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव। अब सर ये कैसे पता करें कौन सा कंटेंट फॉलो करना, कैसे फॉलो करना, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मैं तो पहली बार पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कंसल्ट विद योर सीनियर, कंसल्ट विद योर सीनियर, कंसल्ट विद योर बैचमेट, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है कि मैं किस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करूं, किस लेक्चर्स को फॉलो करूं, किस पर्टिकुलर एग्जाम को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। तो जहां पर आपके पास रिजल्ट्स हैं, जो आपके पास लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, उनको जरूर कलेक्ट करिए। तो वॉट एवर इनपुट यू आर गेटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 से 5 ऑप्शंस पता चले कि भाई इस चीज़ के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं, देन नाउ इट्स योर कॉल कि अब आप उन सभी ऑप्शंस में किस में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ इस सिस्टम में मैं अच्छे रैंक ला सकता हूँ, अच्छे कंसेप्ट सीख सकता हूँ, देन यू फिर गो फॉर दैट। तो रेदर कि हम ट्रायल एंड एरर करते रहें कि पहले एक बार फॉलो किया फिर दूसरा प्लेलिस्ट फॉलो किया, एज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट अफोर्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी होगी उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना और उस एग्जाम को क्रैक करना। तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और इनिशियली हमें नहीं समझ में आता है कि 4 घंटे हमने लगाए थे और फिर उसके बाद हमने चेंज कर दिया अपना रिसोर्स, फिर 4 घंटे दिए फिर रिसोर्स चेंज कर दिया, तो क्या ही लॉस है, बट अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू लॉस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि आप बिल्कुल कुछ भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आप अपने सभी सोर्सेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और जो बेस्ट सोर्स है आपके लिए उस सोर्स को फॉलो करिए। तो वही मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है, स्टार्ट फॉलोइंग द ऑथेंटिक लेक्चर सीरीज, बिकॉज आप अपने टाइम को किसी भी तरीके से किल नहीं कर सकते हैं, आप अपने टाइम को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हैं उनको फॉलो करिए, बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। आपको केवल कंसेप्ट को समझने में, उनको प्रैक्टिस करने में और उनको रिवाइज करने के लिए मेहनत करनी होगी, ना कि आपका दिमाग इस बात पे बिजी रहेगा कि अब मुझे कंटेंट वाइज क्या क्या चीज़ें कवर करनी क्या नहीं करनी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सामने ट्रांसफ़र कर दी।
कि सर लेट्स से आई एम फॉलोइंग योर लेक्चर सीरीज, तो अब ये सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गेट एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज आपको दे रहे हैं, तो ऑल द थिंग्स शुड बी कवर एज पर द गेट पैटर्न, बिकॉज एज ए स्टूडेंट हम उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना। अब सिलेबस भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं, कंटेंट भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हम ही बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे भाई? यस और नो? तो ये पूरी प्रिपरेशन में आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, और फॉर दैट वी आर हेयर। फॉर एग्जाम्पल आई एम कवरिंग द कंसेप्ट ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग, तो आप इस बात से अब बिल्कुल आराम में हैं कि सर हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, एज पर द गेट पैटर्न कर रहे हैं। अब गेट एग्जाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या टॉपिक पे कितना डिस्कशन करना है, किसको इन डेप्थ पढ़ना है, किसको शॉर्ट में कवर करना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं कवर करने हैं, अब ये सर की रिस्पॉन्स। यस और नो? अब एज ए स्टूडेंट मैं एकदम रिलैक्स हूँ कि क्लास में मुझे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, मुझे बस फुल्ली उनमें कंसंट्रेट करना है, उन चीज़ों को समझना है और उनमें प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने। अननेसेसरी जो माइंड है वो हमने डाइवर्ट नहीं कर रखा है, तो आई थिंक दिस अप्रोच यू शुड फॉलो। क्लियर है बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन कलेक्ट द बेस्ट रिसोर्स और ऑथेंटिक लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करिए। और साथ साथ अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी एक स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करिए, बट जिस समय जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसकी वर्कबुक को, पीवाईक्यू को, जीपीपी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। तो कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि चलो अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे। हम अपना बेस्ट नहीं देते हैं फर्स्ट टाइम, और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको कोशिश ये करनी कि वी आर गोइंग टू गिव अवर बेस्ट। जब हम पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत उसी समय है आपको, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी आपको उसी समय मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने किसी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड किया, अब जब मैंने आज ही उस टॉपिक को अच्छे से समझा है, तो अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करके उससे रिलेटेड डीपीपी लगा लेता हूँ, थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा और टाइम मैनेज करके उससे रिलेटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेता हूँ, थोड़ा सा और टाइम मैनेज करके अगर मैं उसी जिससे रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ। बट हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि आज तो क्लास कर ली ना, आज तो 2 घंटे लाइव क्लास कर ली, 3 घंटे लाइव क्लास कर ली, अभी क्या करना, अगली बार क्वेश्चंस लगा लेंगे। बेटा जो कंसेप्ट आज आपने सीखे हैं, जितना अच्छे से उनको आज आप अप्लाई कर पाएंगे, उतना 2 महीने बाद नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना आपको। तो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक अपने को कमिट नहीं करनी। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो जस्ट गिव योर बेस्ट। जब आप पहली बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको उसी समय करनी है, और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट उसी समय रिक्वायर। जितना अच्छे से आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में मेहनत कर लेंगे, टाइम दे देंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए उन सभी कंसेप्ट्स को एग्जाम तक कैरी करना। तो जस्ट गिव योर बेस्ट जब आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। सर इसकी जरूरत क्या है? इससे तो टाइम लॉस होता है। सर आप जो क्लास में पढ़ाते हैं उसका पीपीटी आप प्रोवाइड कर देते हैं, जो कुछ भी आपके लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर्स मुझे डेली डेली मिल जाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। यस और नो? सर आपके हैंड रिटन नोट्स भी मुझे मिल ही गए, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं मोस्टली सारे टीचर्स के आपके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। सर शॉर्ट नोट्स तो आपने प्रोवाइड कर ही दिए हैं, गेटोपीडिया में भी नोट्स हैं। सर क्या मैं यहाँ पर कुछ टाइम सेव कर सकता हूँ कि मैं नोट्स ना बनाऊं? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी, जैसा मैंने आपको बताया कि आप 10 से 15 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। अभी तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजेबल लग रही हैं कि सर आपके हाईवे इंजीनियरिंग के फॉर एग्जांपल 20 पीडीएफ है मेरे पास, उनको मैंने मर्ज कर लिया, कुछ भी कर लिया। बट अगर आप
एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी करना है, फ्रिक्वेंटली उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करना है और उन सभी चीज़ों को क्लब भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक एक सब्जेक्ट का नहीं होगा ना। जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगी, एप्टीट्यूड, सब कुछ एक साथ आपको परफॉर्म करना है। तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान हमें करना क्या है, हमें अपने कंटेंट को डेली 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 क्या करना है, कंप्रेस करना है। अभी आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फॉर एग्जांपल दिस इज द कंटेंट, अब इसको रिवाइज कर करके प्रैक्टिस कर करके वी नीड टू कंप्रेस, ताकि बिफोर द एग्जाम हम इतना ज़्यादा कंसोलिडेटेड कर लें, कंप्रेस कर लें अपने कंटेंट को कि हम प्रॉपर रिवीजन कर पाएं। तो यहाँ पर बहुत आपको हेल्प मिलेगी जब आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे। यस, यू कैन यूज द क्लास नोट्स, जो आपके क्लास नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, बट थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद उन कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे तो आप हमेशा बेहतर फील करेंगे, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा अगर आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से रिवाइज कर रहे हैं। तो अगेन मेरा वही पॉइंट है कि जिस समय आप पहली बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं उस समय आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसी फर्स्ट टाइम में ही इन्वेस्ट करना। क्लियर है? तो बिल्कुल अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए, जो भी सपोर्टिंग है, क्लास के लेक्चर्स हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ज़रूर आप मेंशन। क्लियर बेटा? तो आपने एक लेक्चर सीरीज को फॉलो किया और आप उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डीपीपी है, पीवाईक्यू है, जैसे ही कोई भी टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास में आपको बता दिया गया कि दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, तो जाहिर सी बात है क्लास में आपके कुछ क्वेश्चंस उस चैप्टर से डिस्कस किए गए होंगे। तो हमारी कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सर सारे क्वेश्चन आप ही करा दीजिए। सर आप क्लास में कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं और आप क्या करिए, आप क्वेश्चंस भी करा दीजिए। इससे प्रैक्टिस तो सर की हो रही ना, पेपर आपको देना है। तो क्लास में आपको हमेशा फॉर एग्जांपल हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन करा दिए गए, जस्ट टू गाइड यू, जस्ट टू शो द पाथ कि बेटा इस कंसेप्ट को इस तरीके से अप्लाई करने का ये एक तरीका है। नाउ इससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होगा आपको, इससे कोई भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अच्छा फील होगा आपको कि हाँ मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा, सवाल कराया गया, वो सवाल मुझे समझ में आ गया। सर क्लास कर ली, क्लास में 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, फिर भी आप बोल रहे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं होगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है। आज आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा है तो आज तो सवाल कर ही लोगे ना भाई, उसमें कौन सी नई बात है। और आज आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और आज भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट कहीं ना कहीं सही तरीके से आप तक पहुंचे ही नहीं, इसका तो ये मतलब है। प्रॉब्लम ये है क्या इसी कंसेप्ट को मैं 1 महीने बाद भी अप्लाई कर पाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में 10 सवाल थे, सर ने आपके साथ क्लास में 2 से 3 सवाल डिस्कस किए, तो हमें ये लगता है कि बस हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है। वेन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन एट योर ओन, जब आपने उन 3 सवाल का कंसेप्ट समझने के बाद, एप्लीकेशन समझने के बाद, जब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनको फेस करते हैं, उनके चैलेंजेस को देखते हैं, देन ओनली योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट। और जो हम स्किप कर देते हैं, हमें लगता है क्लास में 5 सवाल हो गए, हम सब समझ गए। आज समझ गए हो, एग्जाम 2 महीने बाद है, एग्जाम 4 महीने बाद है, एग्जाम 1 साल बाद है। तो अगर आप सच में किसी सब्जेक्ट में आप कमांड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, तो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल उसमें टाइम दीजिए, इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चंस के साथ इंटरेक्ट करिए, कंसेप्ट के साथ इंटरेक्ट करिए, उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए। अब कई बार क्या होता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, एक बार क्वेश्चन पढ़ा,
आंसर निकाला, नहीं आया, तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लिया। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने वो टाइम ही नहीं दिया अपने माइंड को कि वो उन कंसेप्ट को रिकॉल करे, कहाँ पर मिस्टेक हो रही थी उसको वो आइडेंटिफाई करे। जैसे ही आपने सॉल्यूशन देखा आपको तुरंत क्लियर हो गया, अरे वो ये स्टेप मैंने मिस कर दिया था। तो आपका इंटरेक्शन जो था बेटा उस क्वेश्चन के साथ कम हो गया। तो रिटेन करने में अब आपको उतनी दिक्कत होने वाली, एक क्वेश्चन अगर एक बार सॉल्व नहीं होता है और आपको ये अच्छे से पता है कि हाँ इस तरीके के टॉपिक को मैंने क्लास में कवर किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को भी पहले सॉल्व किया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, जस्ट गिव सम टाइम। आपको लगता है कि मुझे एक बार अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करना चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट मेरे से मिस हो रहा है, तो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन पार्ट आप अपने नोट्स को फिर से एक बार रिवाइज करिए, उन कंसेप्ट को फिर से अप्लाई करिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम आप उसको सॉल्व कर पाए। अब आपने 2-3 अटेम्प्ट ले लिए, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ऑब्वियसली देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन, यू कैन गो फॉर द डिस्कशन विद योर टीचर कि सर ये चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ। जस्ट गिव रेदर कि हमने क्वेश्चन देखा, आंसर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तुरंत पूछ लिया। तो जितना इंस्टेंटेनियस आप पूछेंगे उतना ही कम समय तक के लिए आप रिटेन कर पाएंगे, इस बात को भी आपको समझ। और जब आप उसमें स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई क्यों नहीं हो रहा, 2-4 बार दिमाग लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, सेव होने वाला है। व्हेनेवर जब कभी भी आने वाले टाइम पे आप उस तरीके के सवाल को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि यस इस तरीके के सवाल को मैंने सॉल्व किया था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। यू विल बी अवेयर विद ऑल दीज फैक्ट। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम कंप्लीट करते समय आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू लगाएं, वर्कबुक लगाएं और डीपीपी लगाएं। देखो पीवाईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंस भाई, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है? किसी भी एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसको समझने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, वो है पीवाईक्यू। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जब उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस टॉपिक से इस तरह के सवाल आते हैं। वहां से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जाम की नीड क्या है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या। तो आपको पता चलेगा कि यस मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब तक जैसे सवाल आ रहे हैं अगर मैं उनको फेस कर पा रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले सवाल को भी मैं फेस कर पाऊंगा। यस और नो? तो पीवाईक्यू डीपीपी जो डेली आपको प्रैक्टिस के लिए सीट मिल रही है, और साथ साथ अगर मैं बात करूं वर्कबुक ही आपको फॉलो करना। और ये सब कुछ करना है आपको जब आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो केवल क्लास अटेंड करना इज नॉट सफिशिएंट, केवल क्लास में 2-4 सवाल कर लेना इज नॉट सफिशिएंट। क्लास में 2-4 सवाल तो सभी स्टूडेंट को कराए गए हैं, तो क्या सभी की रैंक आ जाएगी? आंसर इज नो। रैंक किसकी आएगी? अच्छा कौन परफॉर्म कर पाएगा तो अब इस बेसिक लेवल के बाद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और मेहनत करेगा। तो क्लास में जो एक चीज दी जा रही है वो तो सबके लिए बराबर है ना भाई। अगर केवल उसी से रिजल्ट आ रहे होते तो सबकी सेम रैंक आती ना। जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि आपका रोल खत्म हो गया, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ी गलती हमसे हो जा रही है। जब आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, पिक्चर तो अब शुरू हुई है। अब एक बच्चा है जो उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार रिवाइज कर रहा है टिल द एग्जाम, और एक ने केवल उसी बेसिक लेवल को कब पढ़ के छोड़ दिया। ना रिवीजन चल रहा है ना प्रैक्टिस चल रहा है। आप सभी समझदार हैं, इसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको उन सभी चीजों को एग्जाम तक कैरी करना है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सब्जेक्ट को कंप्लीट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सो दैट। और उसका एक और एडवांटेज है, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, आपने कोई कंसेप्ट सीखा, ठीक है कल क्लास जब मैंने किया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे एक नए तरीके का चैलेंज दिखा, एक नए तरीके का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम दिखी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड, जिसको शायद मैं कल नहीं समझ पा रहा था।
यस और नो? तो नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करने वाले हैं, तो अभी क्लास के दौरान, सब्जेक्ट के डिस्कशन के दौरान आप अपने डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होने वाला है, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स इकट्ठा हो जाते हैं, और इन्हीं डाउट्स से, जो आज आपके डाउट्स है, क्वेरीज हैं, इन्हीं से देखने को मिलते हैं आपको सवाल, और फिर हम वहां पर अपने कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते। जब जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, इस तरीके के भी इसमें मिस्टेक्स होती हैं, और उन सभी चीज़ों को इस प्रिपरेशन के दौरान आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो जरूर इस बात को हम फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करते समय क्लास के नोट्स के अलावा, क्लास के क्वेश्चंस के अलावा, हमें बिल्कुल डेडिकेटेड होकर टाइम अपना देना है पीवाईक्यू पे, डीपीपी पे और वर्कबुक पे, और सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है सर, पीवाईक्यू कर लिए लेकिन डीपीपी नहीं करी है, सर डीपीपी कर लिए लेकिन पीवाईक्यू नहीं किया, अरे सब कुछ करना भाई। तो टाइम अगर कम पड़ रहा है तो बाकी चीज़ों से टाइम को सेव करो। आपको जहां जहां भी लगता है कि मैं टाइम सेव कर सकता हूं, इस टाइम को मुझे इस सब्जेक्ट को लिए देना चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना भाई। इसका शॉर्टकट क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं है। एनालाइज द पीवाईक्यू एंड सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्व द पीवाईक्यू 2 और 3 टाइम्स, एक बार में कोई हवा नहीं लगने वाली है, ये भी समझो। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते समय आपने एक बार पीवाईक्यू लगाए, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पीवाईक्यू को फिर से प्रैक्टिस करिए। अब लास्ट के 15-20 दिन में आपने कुछ नए कंसेप्ट को भी सीखा है, नए सब्जेक्ट को भी पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपने 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ी होंगी, वो अब धीरे धीरे मिस होना भी स्टार्ट हो चुका। ऐसा तो नहीं है कि एक बार जो पढ़ लिया अब आजीवन याद रहेगा, बोलो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। तो जो चीज़ें हमने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कवर की थी, अब हम धीमे धीमे कुछ चीज़ें भूलने लगे हैं, और अब आपको फिर से एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप उन कंसेप्ट को, उन सवाल को दोबारा से रिवाइज करते देखते हैं, तो जो भी पॉइंट्स मिस हुए थे आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और साथ साथ क्या कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को भी रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको एनालाइज करना है, उनको आपको टाइम देना। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट की अगर बात करें सर, अगला अप्रोच क्या होना चाहिए, मेक द शॉर्ट नोट्स। जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हमने क्लास स्टार्ट की और एक लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, दूसरे लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर करता हूं, कि सबसे पहले एक पूरी मूवी बनती है, और फिर उससे बीच बीच से कुछ सीन लेके हम ट्रेलर बना सकते हैं। क्यों भाई? अगर आपने पूरी मूवी देख रखी है तो आप ट्रेलर के एक एक सीन को रिलेट कर सकते हैं, और केवल ट्रेलर देख के क्या 100% हमें मूवी का आइडिया लग जाएगा? आंसर इज नो। तो ट्रेलर की तरीके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई आज मूवी देखी है, 2.5 से 3 घंटे मैंने उस मूवी को दिए लेट से, अब आज से 6 महीने बाद मैं उस मूवी को रिवाइज करना चाह रहा हूँ लेट से, तो अब मैं दोबारा से 2.5 से 3 घंटे का टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसका ट्रेलर देख लिया। पूरे ट्रेलर को फॉलो करके क्या मैं उस पूरी स्टोरी को रिकॉल कर पाऊंगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें 2 से 2.5 घंटे पहले इन्वेस्ट कर चुका हूं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का करेक्ट अप्रोच क्या है, आप पहले पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से 2 से 3 बार लगा लीजिए, डीपीपीज को लगा लीजिए, यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। आपको पूरे सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, डिटेल्ड वे में जब आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। अब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो जो भी की पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट आप मिस कर रहे हैं उनको उसमें मेंशन करिए। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको पता चला कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं,
बिकॉज यू हैव गोन, आप सभी उन चीज़ों को पहले फॉलो कर चुके हैं, कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दोज क्वेश्चन इन योर शॉर्ट नोट्स, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डेटा बेस क्वेश्चन है, आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा उसमें। तो अब आपने क्या करा, एक शॉर्ट नोट्स क्या है, तो आपने अलग अलग डीपीपी प्रैक्टिस करी थी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे, क्लास नोट्स को फॉलो किया था, वर्कबुक को फॉलो किया था, उन सब का समरी है आपका शॉर्ट नोट्स। तो अगली बार जब आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे तो अब आपको उतने सोर्सेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेन पॉइंट थे, जितने भी की पॉइंट थे, वो आपने शॉर्ट नोट्स में रखे हुए। व्हेन यू विल रिवाइज विद योर शॉर्ट नोट्स, आप सभी, आपको पीवाईक्यू का भी रिवीजन हो रहा है, डेटाबेस क्वेश्चन का भी रिवीजन हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो आपने आइडेंटिफाई किए थे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन और डीपीपी को भी रिवाइज कर पा रहे हैं, और साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी, आप अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज कर पा रहे हैं। दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ द शॉर्ट नोट। क्लियर है? जो सब्जेक्ट आज पढ़ने में मुझे 100 घंटे लगा है, आज से 1 महीने बाद मैं उसी सब्जेक्ट को क्या 5 घंटे में रिवाइज कर पा रहा हूं? आज से 2 महीने बाद क्या मैं उसी सब्जेक्ट को 2 घंटे में रिवाइज कर पा रहा हूं? और अगर ऐसा कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में। हर बार एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम तो नहीं दे सकते ना भाई, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, केवल एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना ना, वी हैव टू डील विद द मल्टीपल सब्जेक्ट, वी हैव टू डील विद द मल्टीपल सब्जेक्ट, यस और नो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, शॉर्ट नोट्स का किस तरीके से हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स, ये बात भी आपको समझ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये पॉइंट भी बेटा सभी को क्लियर है। फॉलो द टेस्ट सीरीज। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि सर अब मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुका हूं, सभी कंसेप्ट पार्ट्स को कंप्लीट कर चुका हूं, पीवाईक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका हूं, डीपीपी भी बहुत बढ़िया से लगा लिया है, और 1-2 बार बढ़िया से रिवीजन भी कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू चेक, नाउ इट्स टाइम टू चेक। अब फाइनल मैदान में उतरने की जरूरत है, अब फाइनल मैदान में उतरने की जरूरत है, और यहाँ पर मैदान क्या है, वो है टेस्ट सीरीज। क्योंकि अब हमें यहाँ पर समझना है टाइम मैनेजमेंट, अब हमें डेवलप करनी है अपनी एक क्वालिटी को डेवलप करना है कि हम जब सवाल को देखते हैं तो उसके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अब कोई कंसेप्ट है, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, 2 दिन में लगा के ले आओ, 3 दिन में सवाल लगा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाएगा आंसर। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब वही कंसेप्ट, तो सवाल मुझसे कहा जा रहा है कि आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है, तब मेरे से फिर मैनेज नहीं हो रहा है कि अब 2 मिनट में उन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें। अगर उसी सवाल को 2 घंटे में सॉल्व करना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर देंगे, यस और नो? तो ये कैसे आप फील कर पाएंगे कि क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, उसके लिए आपको बेटा जाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। तो जैसे ही आपको लगता है कि यस नाउ आई एम डन, मैंने रिवीजन कर लिया, कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है पूरा, डीपीपी प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यू, नाउ आई एम हैविंग द क्लियर कट आइडिया अबाउट द इंटायर सब्जेक्ट, अब जाके चेक करो। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, इस बात के नंबर थोड़ा मिलेंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा सब्जेक्ट आता है, मैं जितनी मेहनत कर सकता था कर लिया है, इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे ना। नंबर किस बात के मिलेंगे, जो आप वहां पर एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो कहीं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जो हमें लग रहा है क्या वही सच्चाई है? ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही दुनिया में खुश हैं, अपनी ही गलत फहमी में खुश हैं, कि हमें लग रहा है कि हमारी सब्जेक्ट में पूरी कमांड हो गई है, सवाल हमसे एक भी नहीं बन रहा है। अगर ऐसा डिफरेंस भी है कि मान लीजिए मुझे लग रहा था कि मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जब मैं टेस्ट में जाता हूं तो मैं केवल 50% परफॉर्म कर पा रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ा भाई मेरे, अभी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना। ये जो गलत फहमियां थी आपके जीवन में, वो अगर सही समय पे क्लियर हो गई तो उनको सुधार सकते हो।
पूरा जीवन ही अगर गलत फहमी में बीत गया तो एक टाइम के बाद फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, खेल खत्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत अच्छी बात है ना कि विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज जो भी मेरी गलत फहमियां थी, जो भी मैं चीज़ें क्लियरली नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने आइडेंटिफाई किया। नाउ आई एम हैविंग द सफिशिएंट टाइम, मैं उनको टाइम दे के मेहनत करके एलिमिनेट कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ। तो टेस्ट सीरीज से डर के तुम्हें क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज से डर के तुम्हें क्या मिलेगा मुझे बताओ। एक बच्चे ने पूछा भी कि सर टेस्ट सीरीज से डर लग रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कोविड का टाइम चल रहा था, याद है? सभी ने देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी किसी वजह से बाहर गया, जरूरी काम से बाहर गया, और लौट के जब आया तो एक दो दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ना कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ सिम्टम्स ऐसे मुझे लग रहे हैं कि इट मे बी कोविड। अब मैं अब घर में बैठ जाऊं और मैं बोलूं मुझे ना डर लग रहा है, मैं कोई टेस्ट कराने नहीं जाऊंगा, मुझे टेस्ट कराने में डर लग रहा है। एक अप्रोच तो ये है, तो डरते रहो। आपने टेस्ट नहीं कराया, आपको क्लियर आइडिया नहीं मिला कि क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी, आपने उसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, और वो चीज़ें एक्सपेंड करती चली गई। 4 दिन 5 दिन 6 दिन, डिपेंड करता कौन सी वेव है, फर्स्ट वेव है सेकेंड वेव है, खेल खत्म। यस और नो? मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं गया और मैंने टेस्ट करा के उसको क्लियर कर लिया, मेरी जो गलत फहमियां थी वो खत्म कर ली कि हाँ भाई पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, निगेटिव है तो अच्छा, जीवन में तो आराम मिल गया, चलो अभी ठीक है, फालतू का स्ट्रेस खत्म हो गया। निगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो खत्म हो गए, अगर आप निगेटिव आपकी रिपोर्ट आ जाती है। इफ इन केस अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रही है तो आप उसका प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हैं, आप उसका टेक केयर कर सकते हैं, और 2 4 5 दिन बाद सही हो जाएंगे। सही समय पे टेस्ट करना भी जरूरी है, गलत फहमियों का सही समय पे दूर होना भी जरूरी है। और ये पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ हैं, अब गलत फहमी मेरी क्लियर होगी जाके 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मुझे ये पता चल रहा है कि अरे 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 ये तो धोखा हो गया। 4 दिन बाद गेट का पेपर है, अब उस समय गलत फहमी को क्लियर करके मैं कर भी क्या सकता हूँ? तो जो 40 50 नंबर आ सकते थे, इतना ज़्यादा पैनिक हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए, फिर वो भी 30 नंबर नहीं आ रहे हैं। तो बेटर है ना कि स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में ही आपको पता चल गया कि यार दिस इज द इनकरेक्ट अप्रोच, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, सही कर लो, उसको इम्प्रूव कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो टेस्ट सीरीज से डरना इज नॉट अ सॉल्यूशन बेटा। टेस्ट सीरीज से डर लग रहा है, और टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव को समझिए। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको डराया जाए, अरे टेस्ट का मतलब ही यही है कि जो भी मेरी परफॉर्मेंस है उसको मैं सही टाइम पे इवेल्युएट तो कर पाऊं। तो इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि भाई जो मिस्टेक आज मैं टेस्ट सीरीज में कर रहा हूं, आज तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर ऐसी ही मिस्टेक, इसी कंसेप्ट में ये मिस्टेक मैं फाइनल एग्जाम में करता, तो भाई 2 नंबर की जगह माइनस का 0.66 मिलता। यस और नो? सर ये डर खत्म कैसे होगा? बेटा इस डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, लगे रहो। पहले टेस्ट में डर लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा, इसी तरीके से तुमने उसको कंप्लीट किया अपने आप को पुश कर करके, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कम डर लगेगा, तीसरे टेस्ट में दूसरे टेस्ट से भी कम डर लगने वाला है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको आप यूज हो जाएंगे, तो फाइनल एग्जाम के पहले आपने 15 20 टेस्ट 25 टेस्ट दे रखे हैं, तो फाइनल एग्जाम में कोई डर थोड़ा लगेगा। और अगर आप इस सीरीज को स्किप कर दे रहे हैं, तो सेम डर आपको फील होगा फाइनल एग्जाम, और वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो टेस्ट को बिल्कुल भी आप उसको निगेटिव सेंस में मत लीजिए कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, सर मेरे निगेटिव में नंबर आ रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल अपने आप को इवेल्युएट करना चाह रहे थे, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आपके पास एक तरीका है, आप उसको पॉजिटिवली यूज करिए ना। क्लियर है बेटा? तो बिल्कुल जैसा ही आपको लगता है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, नाउ आई एम डन फ्रॉम माय साइड, एक बार चेक करने का टाइम आ गया है। चेक कर लीजिए, जो गलतियां हैं, को जो कमियां हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर, और उस पर मेहनत करके उसको एलिमिनेट करेंगे। धोखे में तो नहीं रहेंगे। हाँ, क्लियर है? अगला बात करें बेटा सम एडिशनल, अगर तो ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास। जब कभी भी आप पहली बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जब कभी भी आप पहली बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश ये करिए कि हम लाइव क्लास को ही अटेंड करें। सर लाइव और रिकॉर्डेड में फ़र्क क्या है? क्लास तो क्लास ही है। रिकॉर्डेड में तो सर और फायदा है, कम समय में पूरी क्लास देख लेते हैं। नहीं भाई, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है। वो टाइम आपको देना पड़ेगा। अरे प्रोसेस नाम की भी तो कोई चीज होती है, प्रोसेस नाम की भी तो कोई चीज होती है। सर फीवर आ गया था, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला 3 दिन तक दवा खाओ। उन्होंने बोला 3 दिन तक दवा खाओ, ये सुबह शाम खाओ, ये रात को खाओ, ये दवा रिपीट करनी है 3 दिन के लिए। आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया, आपने बोला दवाई तो खानी है, 1 2 3, 3 दिन तक की दवा है, टोटल हो गई 9 गोली। टोटल आप गए 9 टैबलेट लिए, और सोचे कौन 3 दिन तक वेट करे, निपटा दिए 9 के 9 एक साथ। घर आए, बोले हम ही को तो खानी है, 3 दिन में खाएं 1 दिन में खाएं, क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? आपने क्या करा बेटा, ये 9 टैबलेट लाए और 9 टैबलेट एक ही दिन खा गए। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें ये फीवर खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, साइड इफेक्ट और हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या प्रोसेस है? अरे बताया गया भैया, इसको सुबह शाम खाओ, इसको रात में ही खाओ, एक बार इसको फॉलो करो ना। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते, अरे बॉडी को हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। उसको कम ज्यादा कैसे कर लेंगे भाई हम? तो उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस सिस्टमेटिक वे में इस अप्रोच को फॉलो करते तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, रिसोर्सेज आपने सारे ही सेम लगाए हैं, बट रिजल्ट बदल जा रहे हैं। सेम रिसोर्स के बावजूद भी रिजल्ट निगेटिव आ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रोसेस गलत कर दिया है। इस बात को भी समझना आपको। अब एक एक सब्जेक्ट है जो मैंने पर डे 1 1 घंटे उसको डिवोट करके 35 दिन में, 40 दिन में कंप्लीट किया है। मेरे पास 40 दिन का टाइम था उन कंसेप्ट को समझने का, उसमें थिंक करने का, उनको अप्लाई करने का, उनको अलग अलग तरीके से सोचने का 40 दिन का टाइम मिला। अब मैंने क्या किया, 40 घंटे की प्लेलिस्ट को 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा के। आपको क्या लगता है दोनों ही कंडीशन में क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी सेम होगी? आंसर इज गोइंग टू बी नो। आंसर इज गोइंग टू बी नो। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द लाइव क्लास। हाँ, आप रिकॉर्डेड क्लास को फॉलो करिए, बिल्कुल करिए, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं आप रिकॉर्डेड फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर फैमिलियर विद ऑल दोज कंसेप्ट्स। टू सेव द टाइम नाउ यू कैन रिवाइज विद द रिकॉर्डेड सेशंस, बट फर्स्ट टाइम में कोशिश करिए लाइव क्लास करें, ताकि वाइल डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, उनको आप क्लियर कर पाए। ठीक है? टू साइक्लिक रिवीजन, 1 बार 2 बार 3 बार से गुरु रिवीजन से काम नहीं चलेगा। हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट नोट्स अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। हर बार उतना डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए पहली बार बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ लिया है, अब शॉर्ट नोट्स की हेल्प से टाइम टाइम पे पीरियडिकली साइक्लिक रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत क्लियर है? एग्जाम वाले दिन
तक आपको ये कंसेप्ट कितना याद है, इस कंसेप्ट को आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, नंबर इस बात के मिलेंगे। आज से 6 महीने पहले आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आता था, इसमें गेट वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं, इसमें आपके एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम्हें 6 महीने पहले कितनी अच्छी कमांड थी। इंटरेस्ट इस बात पे है उस 3 घंटे जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो कितने सब कंसेप्ट को आप अप्लाई कर पा रहे हैं। इवेल्युएशन उसी के बेसिस पे होगा, परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पे चेक की जाएगी। तो जो कंसेप्ट भी आज आपने पढ़े हैं उनको मुझे फाइनल एग्जाम के दिन तक कैरी करना है और उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। क्लियर है? तो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो ये मेरे जो सजेशन थे आपके लिए जो मैंने आपको बताए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज स्टडी फॉर द लर्निंग न्यू थिंग्स। जो भी अप्रोचेस, न्यू थिंग्स का मतलब क्या है, अननेसेसरी का सिलेबस नहीं बढ़ाना है। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड नए से नए क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। जहां पर भी आपको ऑप्शंस मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज, विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंस बुक, अगर आपके पास टाइम है तो उसको एक्सप्लोर जरूर करते रहिए। उससे आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज भी कर पा रहे हैं और साथ साथ कुछ नया भी सीख। तो दिस वॉज द अप्रोच। अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे कुछ सजेशंस थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि अगर आप इन अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो जैसा भी आप इस अप्रोच को फॉलो करिए और जो भी आपके रिस्पॉन्स हैं, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, ज़रूर आप लोग मेरे साथ शेयर करिए कि सर यस आई हैव फॉलोड दिस अप्रोच, नाउ आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रही है, या फिर नहीं सर मेरी पुरानी वाली अप्रोच ठीक थी। जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंस हैं तो ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके के जो आपके स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल सेशन, वो लगातार लेके मैं आप लोग के लिए आता रहूँगा। 25 नवंबर को हम लोग बात करेंगे, एक डेडिकेटेड सेशन रखने वाले जहाँ पर बातचीत करेंगे केवल और केवल टेस्ट सीरीज। क्लियर है? तो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। थैंक यू।